नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। होली का पावन अवसर का ऊपर आपको और आपका परिवार को ढेर सारे शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते वक्त ये 10 गलतियाँ ना करें, सो दैट आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बने और कम से कम आपको कमीशन पे करना पड़े। तो ऐसे में अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 3,000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम लिस्टेड है और कामकाज कर रहे हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है, ये हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे। मार्केट में आप देखेंगे इक्विटी लिंक्ड, डेट, हाइब्रिड, देन सॉल्यूशन ओरिएंटेड, अदर्स। इक्विटी में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू, ईएलएसएस, लार्ज एंड मिड कैप, फोकस्ड, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा, थीमेटिक, डिविडेंड यील्ड, हाइब्रिड। डेट में जाएंगे तो डेट में लिक्विड, कॉरपोरेट बॉन्ड, ओवरनाइट, मनी मार्केट, शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, डायनामिक बॉन्ड, गिल्ट, मीडियम ड्यूरेशन बॉन्ड, इस टाइप का। हाइब्रिड में जाएंगे तो एग्रेसिव, मल्टी एसेट एलोकेशन, कंजर्वेटिव, इक्विटी सेविंग, बहुत टाइप का फंड लिस्टेड है, कैटेगरी, सब कैटेगरी वाइज। ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए कौन सा सही है, ये डिसाइड कर पाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो फर्स्ट जो हमें ध्यान देने वाला चीज़ है कि फंड सिलेक्शन। आप अपना एक गोल बनाइए और उन गोल को साथ लिंक कीजिए, उसके बाद फंड का सर्च कीजिए। सपोज़ आपका एज 25 to 30 है, आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, फर्स्ट तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 साल आपको देना पड़ेगा। 5 साल से कम टाइम आपका पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यहाँ से आगे जाके मार्केट 6 महीना कंसोलिडेशन रहेगा या एक अच्छा खासा गिरावट भी हो सकता है। तो ऐसे में आपका परफॉर्म ठीक नहीं रहेगा फंड का। तो अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 साल के लिए सोचिए, तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। आगे कितना भी आप निवेश कर सकते हैं, मिनिमम 5 साल होना चाहिए, 10, 15, 20, कितना भी साल आप कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक लंबे समय के लिए सोच रहे हैं तो लार्ज कैप, फंड ऑफ फंड, हाइब्रिड फंड, ये सब आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस टाइप का फंड आपको ढूंढना चाहिए, आपका गोल ओरिएंटेड करके, कि आपका रिटायरमेंट का गोल है या चाइल्ड एजुकेशन गोल है, या इकट्ठा करना है कुछ फंड 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, इतना टाइम है, तब आप स्मॉल कैप कैटेगरी, सब कैटेगरी में जा सकते हैं। देन जो आपको करना है सेकंड थिंग, ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड, ग्रोथ एंड डिविडेंड, इस चीज़ को समझना है। सेकंड थिंग जो है ग्रोथ, ग्रोथ क्या चीज़ है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको 2 कैटेगरी मिल जाता है, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डिविडेंड। ग्रोथ का मतलब आप जो हर महीना निवेश कर रहे हैं उसका ऊपर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है या डिविडेंड मिलता है कंपनी को, वो कंपनी ऑटोमेटिक उसमें री इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके लिए आपको कोई काम करना नहीं पड़ता है, आपका कंपाउंडिंग ब्रेक नहीं होता है, कंपाउंडिंग ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसी का ऑपोजिट होता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब, अगर आप डिविडेंड कैटेगरी को फंड को चूज़ करेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि इंटरिम डिविडेंड जब भी कंपनी अनाउंस करता है, वो डिविडेंड का रूप में कंपनी को मिलता है। अगर आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करके रखे हैं तो ऑटोमेटिक आप कितना एनएवी होल्ड करते हैं उस प्रोपोर्शन में आपका कितना डिविडेंड बनता है आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें आपको पैसा एक आना चालू हो जाएगा 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, जैसे जैसे डिविडेंड आता रहेगा। लेकिन इसमें आपका कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगा और आपका लॉन्ग टर्म का जो गोल है उसको अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये होता है ग्रोथ एंड डिविडेंड। थर्ड थिंग होता है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। तो डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, इसको भी समझ लीजिए, ये भी बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इनको अगर गलती करेंगे तो एक अच्छा खासा आपका एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। तो डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है, इसको आप डायरेक्ट निवेश करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या बैंक आप खुद जाके
रिलेशनशिप मैनेजर का थ्रू ओपन नहीं करवाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट के लिए कोई भी ऐप का थ्रू, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे ग्रो हो, चाहे अपस्टॉक हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आपको डायरेक्टली करना है तो वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। नहीं तो क्रोम ब्राउज़र में जाके जिस फंड हाउस का आपको लेना है, सपोज एसबीआई का आपको लेना है तो एसबीआई म्यूचुअल फंड आप टाइप कर लेंगे, एसबीआई म्यूचुअल फंड लिख के आ जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप एसबीआई फंड हाउस में पहुँच जाएंगे और डायरेक्ट फंड आप चूज़ करके मैंडेट करके ऑटोमेटिक कटवा सकते हैं। सेम दूसरा फंड हाउसेस के लिए भी सेम कैटेगरी आप कर सकते हैं। नहीं तो नीचे लिंक में जाके आप ओपन कर सकते हैं, वहाँ से आपका डायरेक्ट में निवेश चालू हो जाएगा। ये होता है डायरेक्ट। इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है इन कंपेरिजन विथ रेगुलर फंड। रेगुलर में क्या करते हैं आप, रेगुलर में सपोज आप बैंक में चले गए, रिलेशनशिप मैनेजर से मिला, आपने बताया कि मेरे को म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो रिलेशनशिप मैनेजर आपको बैठाएगा और फॉर्म भरवा के रेगुलर में ओपन करवा देगा जहां उनका ज़्यादा कमीशन बनता है। देन सेकंड थिंग है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को थ्रू अगर आप करेंगे, एजेंट का थ्रू करेंगे तो वो सारे आपको रेगुलर फंड में ही निवेश करवाएगा सो दैट उनका कमीशन ज़्यादा बने। ठीक है, सेम हो जाता है। इसका बाद बैंक, जैसे मैंने आपको बैंक में बताया कि बैंक में हमेशा रेगुलर का ओपन होता है तो बैंक को आपको अवॉइड करना चाहिए। बैंक जो फिजिकली जाके रिलेशनशिप मैनेजर में का थ्रू ओपन करता है वो वाला चीज़। ठीक है, 5 नंबर चीज़ हो जाता है म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन। फ्रेंड, म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो सपोज़ आप 20,000 डालते हैं, 30,000 डालते हैं, 50,000 डालते हैं, तो एक ही फंड में ना डाल के डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन किस चीज़ में, सपोज़ आपका ईएलएसएस ज़रूरी है तो ईएलएसएस में एक कैटेगरी में आप ओपन कर दिए। देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्मॉल कैप में आपने डाल दिए। ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आपको रखना है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में आपने डाल दिए। इस टाइप का आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। लेकिन बहुत बंदे हैं डाइवर्सिफिकेशन को समझ नहीं पाता है और एक अलग ही कैटेगरी तैयार कर लेता है, वो होता है कैटेगरी ओवरलैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है कैटेगरी ओवरलैपिंग। ये क्या होता है कि सपोज उन्होंने देख लिया कि मेरे को डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब निकाल लेते हैं कि मेरे को स्मॉल कैप में क्वांट में भी डाल लेना है, निपॉन में भी डाल लेना है और एसबीआई में भी डाल लेना है। एक ही कैटेगरी, स्मॉल कैप का ही 3 फंड ले लिया या लार्ज कैप का ही 3 फंड ले लिया या ईएलएसएस का 2 फंड ले लिया। ठीक है, तो एक ही कैटेगरी में 2-3 फंड लेके उसको ओवर डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं, कैटेगरी ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। इस चीज़ को कर लेते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक कैटेगरी में एक फंड रखना एनफ है, बाकी आप एक आधा डाइवर्सिफिकेशन के लिए ग्लोबल फंड भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज़, एक गलती और हो जाता है, वो क्या होता है, ये क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस एंड रेटिंग। ये होता है पास्ट परफॉर्मेंस का परसेंटेज और देन होता है रेटिंग। फंड हाउस का रेटिंग कैसा है इसको देख के निवेश कर देना या पास्ट परफॉर्मेंस को देख के निवेश कर देना। फ्रेंड, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस देखना, स्टार देखना, ठीक है, रेटिंग देखना, ये ठीक है हमारे लिए। इसमें से हमें आइडिया लेना पड़ेगा कि इस कैटेगरी में ये फंड कम करता है, इसमें से हमें कौन सा लेना चाहिए। लेकिन आपको इनका रिस्क भी पता होना चाहिए। क्वांट म्यूचुअल फंड 36% रिटर्न दे रहा है तो क्यों दे रहा है, इसमें रिस्क कितना है, इसको भी आपको समझना चाहिए। रिटर्न का चक्कर में हमेशा अच्छा चीज़ को आप छूट जाते हैं। वो होता है कि इस पोर्टफोलियो जो बना रखा है इन्होंने, इनका बीटा कितना है, गिरते मार्केट में गिरता कितना है। ठीक है, ये सब रिसर्च करना भूल जाता है और पास्ट परफॉर्मेंस और रेटिंग देख के फंड में घुस जाते हैं और देन वोलाटाइल बहुत ज़्यादा होता है, वो फिर होल्ड नहीं कर पाते हैं। लास्ट 8 नंबर थिंग जो है वो हमें देखना है एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो एक बहुत ही अहम बात है फंड का। जैसे मैंने आपको बताया कि फंड हाउस का एक ही कैटेगरी, जब सपोज़ आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करना है तो स्मॉल कैप कैटेगरी का 4-5 फंड आप देखिए, स्टडी कीजिए, उनका रिटर्न रेशियो कैसा है, उनका एक्सपेंस रेशियो कैसा है।
कौन सा कैटेगरी का फंड है जो एक अच्छा खासा कम रिटर्न रेशियो दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो ले रहा है और आपका रिटर्न अच्छा खासा दे रहा है। इस हिसाब से देख के आप उनका तुलना कीजिए, ठीक है। देन 9 नंबर थिंग हो जाता है कि गिरते मार्केट में एसआईपी को बंद करना, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो गया, मार्केट गिर रहा है, उस टाइम में एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। यही एक टाइम होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एनएवी खरीद सकते हैं, तो इस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना चाहिए। तो इसको कभी बंद ना करें। ज़्यादा निवेश नहीं कर पा रहे हैं, पैसा है नहीं आपका पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना एसआईपी आपका है उसको बंद मत करना कभी भी, उसको चलने देना एज इट इज़, वो एक अच्छा रहेगा आपके लिए। देन पर ईयर आपको टॉपअप करना है 10 to 20% एज पर योर कैपेसिटी, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज आपको 30,000 इनकम है, आपने 3,000 का एसआईपी कर रखे हैं, अगला साल आपका सैलरी बढ़ेगा या इनकम बढ़ेगा, उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन पे 10% आप म्यूचुअल फंड में भी टॉपअप बढ़ाइए। नहीं तो ऐसा रहेगा कि आपका तनख्वाह तो 30,000 से बढ़ते बढ़ते सैलरी बढ़ते बढ़ते 60,000 पहुंच गया और म्यूचुअल फंड का एसआईपी जो है 3,000 पे स्टॉप है। ऐसे में आपका कंपाउंडिंग ठीक से दिखेगा नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ रहा है या इनकम बढ़ता जा रहा है, आप धीरे धीरे उसको टॉपअप भी करते रहिए 10% 20% एज पर योर कैपेसिटी। जैसे आप कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से बढ़ाते रहिए। नहीं तो एक जगह स्टॉप हो जाएगा तो आपको ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये मेजर कुछ चीज़ था जिसको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए एसआईपी करते वक्त। और सारी चीज़ आपने कर लिया, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। बिना पेशेंस का काम नहीं चलेगा इक्विटी मार्केट में। अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं लगाऊं, हर साल मेरे को जो रिटर्न दे रहा है सपोज 20% CAGR या 12% CAGR 15% हर साल मुझे मिलना चाहिए, तो ये कोई गारंटीड स्कीम नहीं है कि हर साल आपको 15% या 12% या 20% में मिलेगा ही मिलेगा। कुछ 1-2 साल होगा जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, कुछ 1-2 साल ऐसा भी रहेगा जहाँ आपका अंडर परफॉर्म करेगा, देगा ही नहीं, नेगेटिव ग्रोथ देगा। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको पता है कि आपका गोल कहाँ कब पूरा हो रहा है, 10 साल बाद 20 साल बाद, वहाँ तक आप रिटर्न उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। पेशेंस के लिए आप जो आपने सुना होगा कि बैम्बू ट्री अगर आप लगाते हैं, सबसे बड़ा ग्रास में से है बैम्बू ट्री, इसको ग्रोथ होने के लिए लगता है 5 साल 3 महीना। आज आप बैम्बू ट्री लगा देंगे और ये सबसे बड़ा होता है, 90 फीट तक का होता है, लेकिन 90 फीट होते होते ये नीचे जड़ फैलाता रहता है। आप 1 साल 2 साल 3 साल तक देखेंगे ये बिल्कुल उगता ही नहीं है, 1 इंच भी नहीं उगता है। लेकिन चौथे साल से धीरे धीरे उगना चालू हो जाता है। 5 साल में 1 इंच ही रहता है, लेकिन जब 5 साल 1 दिन से लेके 5 साल 3 महीना 90 दिन तक ये 90 फीट तक पहुंच जाता है फ्रेंड्स। ये होता है पेशेंस का मतलब। अगर आप 5 साल में कुछ उगा ही नहीं, 3 साल में कुछ उगा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं करके उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, तो जो 90 फीट का आपको बैम्बू ट्री मिलने वाला था वो आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही पेशेंस आपको बना के रखना चाहिए ताकि आपको सबसे बड़ा जो बैम्बू ट्री है उसका फ़ायदा मिले। देन होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए आप ब्रूस ली का एक स्टेटमेंट को सुनेंगे, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहता है। ब्रूस ली कहता है, मेरे को उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो 10,000 किक 10 वेराइटीज़, मतलब वेराइटी 10,000 टाइप का वेराइटीज़ किक उनको आता है। मेरे को उस बंदे से डर लगता है जो एक किक को 10,000 टाइम बार प्रैक्टिस किया है। इसका मतलब उस किक का वो मास्टर होगा, ठीक है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी की पावर। तो इसके लिए गिरते मार्केट में आप एसआईपी को बंद मत कीजिए। आप पर ईयर टॉपअप के लिए सोचिए और धीरे धीरे निवेश करते रहिए। आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप अगर आए हैं तो लॉन्ग टर्म आपको बने रहना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम में मार्केट वोलाटाइल रहेगा, 3 साल 5 साल हो सकता है आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा रिटर्न ना दे, लेकिन उसका बाद जब धीरे धीरे कंपाउंडिंग
होता रहेगा, उसका बाद आपको मज़ा आएगा और ऐसे ही आप लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का जो जर्नी है उसको अचीव कर पाएंगे, अपना गोल को अचीव कर पाएंगे। जिस गोल के लिए आप आए हैं वो गोल आपको अचीव होते हुए दिखेगा। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया है, आपको कुछ हेल्प मिला है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का रिगार्डिंग या कोई भी टॉपिक का रिगार्डिंग, कोई स्टॉक का रिगार्डिंग, कोई म्यूचुअल फंड का रिगार्डिंग, कोई भी टॉपिक का आपका कोई भी क्वेश्चन है मन में, तो बेझिझक नीचे कमेंट कीजिए। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।